मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए अध्ययन कर रहे हैं, जिसके क्रम में हम लोग यूपी कांस्टेबल का जितना भी साल पेपर हुआ है, जितना भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उसका हम लोग सॉल्व करके अध्ययन कर रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग आज 18 जून 2018 को जो प्रथम पाली में पेपर हुआ था, उसी के जीएस पार्ट का हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ताकि हम लोग अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बना पाएँ और निश्चित ही सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रांस बॉर्डर ट्रेन संचालित होती है। मतलब कितनी ट्रांस बॉर्डर ट्रेन संचालित होती है, तो हम लोग को ध्यान देना है। दो। कितनी? दो ट्रेनें हैं जो ट्रांस बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच होकर जाती हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। एक जो हमारी ट्रेन है उसको हम लोग कहते हैं समझौता। क्या है? समझौता एक्सप्रेस। और दूसरी हम लोग थार लिंक एक्सप्रेस। क्या है? थार लिंक एक्सप्रेस है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जो हमारी समझौता एक्सप्रेस है, ये अटारी बॉर्डर से हो करके हम लोगों को ध्यान देना है, अटारी बॉर्डर से लेकर के लाहौर तक जाती है। कहाँ तक? पाकिस्तान के लाहौर तक जाती है भारत की अटारी बॉर्डर से। और थार जो है आपका, ये भगत कोठी से लेकर के कहाँ तक जाती है? कराची तक जाती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। भारत में भगत कोठी से लेकर के कहाँ तक जाती है? पाकिस्तान में कराची तक जाती है, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में, कहते हैं कि हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी को फंसाया गया था, तो हम लोगों को ध्यान देना है। किसमें? वैश्विक डाटा चोरी के मामले में किस कंपनी को फंसाया गया था, तो हम लोग को ध्यान देना है कैम्ब्रिज एनालिटिका। कैम्ब्रिज एनालिटिका हम लोग को ध्यान देना है, एक ब्रिटेन बेस्ड कंपनी है। इनके ऊपर हम लोग को ध्यान देना है, वैश्विक डाटा चोरी के रूप में अपराध सिद्ध हुआ था, ये हम लोग को देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, दिसंबर 2017 में 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक डॉट डॉट में आयोजित हुई थी। 2017 में पूछ रहा है, उस समय का करंट अफेयर था। पेपर 2018 में हुआ था। तो ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? हम लोग को ध्यान देना है, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। अब ज़्यादातर जो भारत, रूस और चीन के बीच की विदेश मंत्रियों की बैठक है, ये ज़्यादातर वर्चुअल रूप से, आभासी रूप से क्या होती है, ये ज़्यादातर ऑर्गेनाइज हो रही है, हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो कि गवर्नर डॉट डॉट के दौरान किया गया था। मतलब किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये किसके शासनकाल में? लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में हुआ था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में हुआ था। और एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देना जो इसमें से आ सकता है, जैसे काफ़ी पूछा जाता है कि कॉर्नवालिस किसके लिए फेमस थे, तो हम लोगों को ध्यान देना अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था इनके द्वारा चलाई गई थी। कौन? अस्थाई बंदोबस्त, ये हम लोगों को ध्यान देना है। बंदोबस्त के लिए फेमस कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और एक व्यवस्था थी, जैसे बेलेजली ने सहायक संधि चालू की थी, उसी प्रकार से हम लोग को ध्यान देना है हड़प नीति। कौन है? हड़प नीति के लिए कौन फेमस है? तो हड़प नीति के लिए डलहौजी। कौन? डलहौजी। काफ़ी क्वेश्चन आता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि सहायक संधि के लिए बेलेजली और हड़प नीति के लिए डलहौजी हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरुसिप की संस्था का अंत हुआ, सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय अनुशासन डॉट डॉट को दिया गया। कहने का मतलब है, जब गुरु गोविंद सिंह के बाद ये कह दिया गया कि अब कोई नया गुरु नहीं बनेगा, और जो गुरु की प्रथा होगी वो गुरु की वाणी या गुरु की पुस्तक के द्वारा चलाई जाएगी। और अब उसका जो दायित्व था किसको दे दिया गया? उस समय बंगा बहादुर, इनके काफ़ी विश्वसनीय चेले थे बंगा बहादुर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, पाकिस्तान का नया नाम सबसे पहले डॉट डॉट द्वारा गढ़ा गया था। किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो हम लोगों को ध्यान देना है कि पाकिस्तान का नया नाम सबसे पहले जो नाम था पाकिस्तान, किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। चौधरी रहमत अली एक विद्यार्थी थे जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, किसके? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे, ये हम लोगों को ध्यान देना। उन्हीं के द्वारा पाकिस्तान शब्द जो है गढ़ा गया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। पाक का मतलब पवित्र होता है, ये हम लोगों को देखना है। और जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने अपने
लाहौर अधिवेशन में, कब 1940 में, कब लाहौर अधिवेशन 1940 में एक अलग मांग, पाकिस्तान की मांग एक अपने अधिवेशन के माध्यम से रखी थी। ये हम लोग को ध्यान देना है, कहाँ पर, लाहौर अधिवेशन में। ये हम लोगों को ध्यान देना, किसने, मुस्लिम लीग ने, ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का कि रविंद्रनाथ टैगोर ने डाट डाट के विरोध में अपना नाइटहुड त्याग दिया था, मतलब नाइटहुड की उपाधि जो उनको मिली थी उसको त्याग दिया था, किसके विरोध में, तो हम लोग को ध्यान देना, जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने क्या किया था, अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये हम लोग को ध्यान देना है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, हम लोग को ध्यान देना है, 13 अप्रैल, क्या है, 13 अप्रैल 1919 को हम लोग को देखना है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये हम लोग को देखना है, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी, ये पूछा जाता है, इसलिए हम लोग को याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का, गोदावरी नदी क्या है। गोदावरी नदी डाट डाट राज्य से उत्पन्न होती है, तो किस राज्य से उत्पन्न होती है, हम लोग को ध्यान देना। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है। हम लोगों को ध्यान देना है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। कहाँ से, नासिक जिले से। कभी कभी जिला पूछ लिया जाता है, किस जिले से महाराष्ट्र के निकलती है, तो नासिक जिले से। और ये नासिक हम लोग को ध्यान देना है पश्चिमी घाट पर है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और नासिक जिले से कहाँ से निकलती है, तो हम लोगों को ध्यान देना है त्र्यंबकेश्वर से, नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है, नासिक जिले में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो हम लोगों को ध्यान देना बुलर झील। कौन सी है, बुलर झील जो है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये कहाँ पर है, हम लोगों को ध्यान देना है, जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर में। जैसा कि हम लोग को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। बुलर झील के मतलब बारे में एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है, ये एक गोखुर झील है, क्या है, गोखुर झील है। ये हम लोग को ध्यान देना है। गोखुर झील वह झीलें होती हैं कि नदियाँ जब विसर्पाकार होकर नदियाँ बहती हैं, तो उसमें से क्या होती हैं, एक किनारे पर जब उनका जल छूट के इकट्ठा मतलब होकर के नदी के विसर्प से अलग हो जाता है और यहाँ पानी इकट्ठा रहता है, एक चंद्राकार अर्धचंद्राकार ये रूप धारण कर लेती हैं, तो इससे जो झील बन जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। गोखुर झील, ये हम लोग को ध्यान देना है। और ये किस नदी से अलग हुई थी, तो हम लोग को ध्यान देना झेलम नदी। कौन नदी, झेलम नदी, हम लोगों को ध्यान देना है, कौन, झेलम नदी से अलग हुई है। ये हम लोगों को देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से डाट डाट के संविधान से प्रभावित है, मतलब किस संविधान से प्रभावित है भारत में कानून बनाने की जो प्रक्रियाएं हैं, तो हम लोग को ध्यान देना ये जापान से ली गई है। क्योंकि हमारे संविधान में जैसा कि हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, किसके द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो हम लोग को ध्यान देना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो जापान से ली गई है, हम लोग को ध्यान देना है। और जैसे कि दक्षिण अफ्रीका से भी हमारे संविधान में कुछ लिया गया है, तो जैसे दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में क्या गया, तो संविधान संशोधन, क्या हम लोग को ध्यान देना है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, वो कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और जर्मनी से आपात उपबंध, जैसा कि हम लोगों को पता है आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, तो जर्मनी से लिए गए हैं। और अमेरिका से तो ऐसे तो कई चीज़ें ली गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोगों का है वो क्या है, मूल अधिकार, क्या है, मूल अधिकार काफ़ी पूछा जाता है, कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और अगर मूल कर्तव्य की बात आ जाए, बाद में जोड़ा गया था, तो रूस से लिया गया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का कि शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम भारत की संसद द्वारा डाट डाट वर्ष में लागू किया गया। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया, ये लागू नहीं, यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना था, पारित होना चाहिए, किस वर्ष पारित किया गया, ये हम लोगों को ध्यान देना, चूंकि संसद द्वारा पूछ रहा है किस वर्ष पारित किया गया, तो हम लोगों को ध्यान देना 2009 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, शिक्षा का अधिकार मतलब राइट टू
कहने का मतलब है कि शिक्षा का अधिकार, तो राइट टू एजुकेशन कब लागू किया गया, कब पारित किया गया था 2009 में। और ये लागू कब किया गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये लागू कर दिया गया था अप्रैल 2010 में। कब? अप्रैल 2010 में। दोनों डेट हम लोग को याद रखना है कि अगर लागू करना पूछा जाए तो हम लोग को अप्रैल 2010 में। और पारित कब किया गया था, संसद के द्वारा, चूंकि कह रहा है कब पारित किया गया। संसद कानून बनाती है, लागू नहीं करती है, हम लोगों को ध्यान देना, इसलिए यहाँ पर पारित होगा। तो 2009 में पारित किया गया था और लागू किया गया 2010 में, ये हम लोग को ध्यान देना है। और ये किसके तहत बनाया गया, तो जैसा कि हम लोग को पता है 86वें संविधान संशोधन, किसका? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और उसके तहत ये प्रावधान किया गया था भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में ये प्रावधान कर दिया गया था कि अब 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य, क्या है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था रहेगी, जिसके तहत बाद में 2009 में आरटीई का कानून बनाया गया और 2010 में इसको लागू कर दिया गया। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का, महाराजा सवाई जयसिंह, इनका नाम जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ने डाट डाट में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। तो कहाँ स्थापित की थी हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें से चारों में से हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्जैन में। कहाँ पर? ऑप्शन ए, उज्जैन में स्थापित की थी। हम लोग को ध्यान देना है कि महाराजा सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं स्थापित की थी। कितनी? 5 वेधशालाएं स्थापित की थी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। एक उन्होंने उज्जैन में स्थापित किया था और एक दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। उसके बाद में मथुरा में भी एक थी, और मथुरा के बाद में बनारस, बनारस और जयपुर। कहाँ पर? और जयपुर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो उज्जैन, दिल्ली, मथुरा, बनारस और जयपुर, इस प्रकार से 5 वेधशालाएं सवाई जयसिंह महाराज ने स्थापित किया था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोगों का कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में डाट डाट के खिलाफ दोहरी सुरक्षा, क्या है, दोहरी सुरक्षा के लिए टीकाकरण का शुभारंभ किया था। किस टीके के लिए हम लोग को ध्यान देना है, किसके लिए, किस बीमारी के लिए? तो हम लोग को ध्यान देना है, ऑप्शन ए हो जाएगा खसरा एवं रूबेला के लिए। खसरा एवं रूबेला के लिए। रूबेला को हम लोग को जाना, रूबेला भी एक प्रकार का खसरा ही है, लेकिन ये जेनेटिक, जिसको हम लोग वंशानुगत कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुगत। वंशानुगत, ये रूबेला वंशानुगत खसरा है। क्या है? ये हम लोग कह सकते हैं जेनेटिक खसरा जब हो जाता है तो इसको हम लोग रूबेला कहते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए क्या किया था, दोहरे सुरक्षा स्थापित की गई थी टीकाकरण के माध्यम से, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोगों का कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो हम लोगों को पता है सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? तो ये हम लोग को ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसको हम लोग प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है। और उसके बाद में हम लोग को देखना है कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो हम लोग को ध्यान देना मुरादाबाद में। कहाँ पर? मुरादाबाद में। और मुरादाबाद के बाद में कहाँ पर है? गाजियाबाद। कहाँ पर? गाजियाबाद। तो ज़्यादा अगर हम लोग को ना याद रहे तो ऑप्शन में कभी कभी इलाहाबाद ना दे करके ये दोनों दे सकते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है कहाँ पर है, ये हो जाएगा मुरादाबाद। और इलाहाबाद को हम लोग प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या? प्रयागराज में, उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस एक रियासत ने पाकिस्तान में अपने प्रवेश की घोषणा की लेकिन बाद में जनमत संग्रह के कारण बाद में भारत में उसको शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा या मजबूर किया गया है, हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? जूनागढ़। क्या है? ऑप्शन बी, जूनागढ़। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि 15 अगस्त 1947 हम लोग अगर देखें तो 15 अगस्त 1947 मतलब पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर तक हम लोग को ध्यान देना है कि भारत की लगभग सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। केवल 3, कितनी? केवल 3 बची हुई थी। उसमें से था पहला आपका जूनागढ़ है, और उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर, ये हम लोग को ध्यान देना है। और एक बचा था हैदराबाद। क्या था? हैदराबाद
यही 3 ऐसी रियासतें थीं जो भारत में शामिल नहीं हुई थी। बाद में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया गया और जम्मू और कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से, और हैदराबाद जो था इसके ऊपर सैनिक या पुलिस कार्रवाई, हम लोग कह सकते हैं पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये हम लोग को ध्यान देना, भारत कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन ही, जैसा कि हम लोग को पता है यूपी से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, और राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। जैसा कि हम लोग को पता है कि कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, और इस प्रकार से हम लोगों का जो ये मैप हो जाएगा मान लीजिए भारत का, तो यूपी की जो लोकेशन है ये लगभग यहाँ पड़ती है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये यहाँ तक हो जाएगा, तो ये मिजोरम और त्रिपुरा से होकर जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की लोकेशन यहाँ बनती है, इसलिए यूपी से होकर नहीं जाती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। जैसा कि हम लोग को पता है कि मुख्य रूप से 8 राज्यों से, कितने, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हम लोग को पता है गुजरात है, गुजरात के बाद में थोड़ा सा क्षेत्र यहाँ पर आता है राजस्थान का, राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश वाला ये क्षेत्र आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर पड़ता है त्रिपुरा और यहाँ पर मिजोरम। तो इस प्रकार से 8 राज्य होते हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय मतलब विधायिका नहीं है, पूछ रहा है। तो हम लोगों को पता है कि भारत में 2 सदन, कितने, 2 सदन प्रेजेंट टाइम में केवल 6 राज्यों में ही है। कितने राज्यों में? 2 सदन केवल प्रेजेंट टाइम में 6 राज्य में ही हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। 2 सदन में एक होता है आपका विधान सभा और एक होती है विधान परिषद। तो 6 राज्यों में हम लोग को ध्यान देना, पहली बात आपकी यूपी में है विधान परिषद, उसके बाद में यूपी का भाई ही है बिहार, यूपी और बिहार में भी है विधान परिषद, और उसके बाद हम लोग आंध्रा में देखते हैं आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग ही हुआ है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। ये हम लोग को ध्यान देना है। और उसके बाद में 2 राज्य हम लोगों को याद रखना है, एक है महाराष्ट्र, क्या है? महाराष्ट्र मतलब मुंबई वाला महाराष्ट्र हो जाएगा, और एक है कर्नाटक, क्या है? कर्नाटक। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यूपी बिहार 2 ये हो गया, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2 ये 4 हो गए, और महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 ये हो गए 6। कुल मिलाकर 6 ऐसे राज्य हैं जहां से, तो क्या है कि 2 सदन पाए जाते हैं जहां पर। तो इसमें से कौन नहीं है? तुम लोगों को पता है इसमें से तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु में 2 सदन नहीं है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों का भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोगों को ध्यान देना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब संघ से रिलेटेड कोई अक्षर लिख करके संघीय या संघ करके पूछे तो हम लोग को ध्यान देना है समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। जो प्रांत या राज्य करके समितियां पूछी जाए तो हम लोग को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद रखना है। और जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि प्रारूप समिति बहुत पूछी जाती है, तो हम लोगों को पता है प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ये हम लोगों को ध्यान देना। संघीय समिति या संघ समिति से रिलेटेड पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोगों को देखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोगों का कि प्राचीन गणित की पुस्तक गणित सार संग्रह डॉट द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई हम लोग को ध्यान देना है? गणित सार संग्रह। तो गणित सार संग्रह हम लोगों को ध्यान देना है किसकी पुस्तक है? तो महावीराचार्य जी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? बहुत पूछा जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है गणित का। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत पहले ही हमारे देश में, मतलब देश के हम लोगों के गणितज्ञों द्वारा लिख दिया गया था। तो इसी की एक पुस्तक है गणित सार संग्रह। किसकी पुस्तक है? महावीराचार्य की हम लोगों को ध्यान देना है। और जैसा कि हम लोगों को पता है जो भास्कराचार्य थे, क्या थे? भास्कराचार्य जी जो थे, इनके द्वारा एक पुस्तक है, इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसको हम लोग शिरोमणि कहते हैं, सिद्धांत शिरोमणि। क्या है? सिद्धांत शिरोमणि जो है इनके द्वारा लिखी गई है, हम लोगों को ध्यान देना है भास्कराचार्य के द्वारा। ये इनकी बहुत फेमस पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, ये पूछा जा सकता है। और हम लोगों को पता है जैसे कि आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा गया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है किसने एक अंग्रेजी पुस्तक, क्या है?
किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलिसिंग, क्या कह रहा है कि अनलिसिंग इंडिया, क्या है अनलिसिंग इंडिया जो था लिखा था, जो रेखांकित करती है कि वर्ष 25 से लेकर लगभग 25 से लेकर 30 वर्षों में भारत एक महान शक्ति बनकर उभरेगा। ये किसने लिखा था तुम लोगों को ध्यान देना है। ये किस किसकी पुस्तक थी तुम लोगों को ध्यान देना, उस समय एम वीरप्पा मोइली के द्वारा। ये एक कांग्रेस के नेता हैं और कानूनविद भी हैं, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, एम वीरप्पा मोइली के द्वारा। हम लोग को ध्यान देना है कौन सी पुस्तक, अनलिसिंग इंडिया। ये इसमें इन्होंने बताया था कि 25 से लेकर 30 वर्षों में भारत जो है महान शक्ति बनकर उभरेगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का कि भारत, क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे, क्या कह रहा है, भारतीय रेलवे ने पहली बार हमसफर ट्रेन की शुरुआत की थी। भारतीय रेलवे ने पहली बार किसकी शुरुआत की थी, हम लोग को ध्यान देना, हमसफर ट्रेन की शुरुआत की थी, जो डाट डाट के बीच चली, मतलब किसके किसके बीच चली, आनंद विहार से, किसके, आनंद विहार, दिल्ली में स्टेशन है, आनंद विहार से लेकर किसके बीच चली थी, तुम लोग को ध्यान देना, आनंद विहार ये कहाँ पर है, दिल्ली का स्टेशन है, आनंद विहार से लेकर यूपी के गोरखपुर तक, कहाँ तक, यूपी के गोरखपुर तक चली थी। ये हम लोग को ध्यान देना है, आनंद विहार से यूपी के गोरखपुर तक हमसफर ट्रेन, ये हम लोग को देखना है। चूंकि उस समय का ये करंट अफेयर था तो पूछा गया था, अब जरूरी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हम लोगों का, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, क्या है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में डाट डाट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है तो हम लोग को ध्यान देना है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। हम लोग को पता है फतेहपुर सीकरी यूपी का एक जिला है, ये क्या है, यूपी का एक जिला है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है हम लोगों का कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि ट्रांस हिमालय को इसमें मिला करके पूछ रहा है कि हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो हम लोगों को पता है कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। जैसा कि हम लोग को पता है पहली ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, क्या हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग को पता है गार्डविन आस्टीन, जिसको हम लोग K2 भी कहते हैं, तो नंबर 1 पर ये हो जाएगी, नंबर 2 पर ये, और तीसरी पर क्या हो जाएगी, कंचनजंगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। एक चीज हम लोगों को ध्यान देना है कि जो कंचनजंगा है, क्या है, कंचनजंगा है, ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, सिक्किम में। कहाँ पर, सिक्किम के आसपास पड़ेगी, हम लोग को ध्यान देना है, यूपी में सिक्किम के आसपास। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है, राज्य पुष्प, राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का क्या है, तो हम लोग को ध्यान देना है पलाश है, जिसको हम लोग टेसू भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टेसू भी कहा जाता है। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। और आज के जैसा पशु हम लोगों को बारहसिंगा है, और जो पक्षी है ये क्रोंच, जिसको हम लोग को सारस कहते हैं। और जो राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का ये क्या है, सीता अशोक या अशोक हम लोग कहते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है हम लोगों का कि मनुष्यों में पित्तरस, क्या है, मनुष्यों में पित्तरस जो है आपका वो कहाँ पर उत्पन्न होता है, ये हम लोग को ध्यान देना। उत्पन्न पूछ रहा, संग्रह नहीं, ये हम लोग को देखना है कहाँ पर उत्पन्न होता है। तो हम लोग को पता है पित्तरस कहाँ होता है, यकृत में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिगर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिगर, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर, क्या कहते हैं, लीवर, यकृत, जिगर या लीवर में क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। और स्टोर ये कहाँ पर होता है, जमा या स्टोर हम लोग कहते हैं पित्ताशय में, कहाँ पर, जमा या स्टोर ये कहाँ पर होता है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, पित्ताशय में होता है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है हम लोगों का कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, कब की गई थी या कब हुई, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब हुई या कब की गई थी, तो हम लोगों को ध्यान देना है 1993 में। कब, भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, कब स्थापित की, मतलब किया गया था मानवाधिकार आयोग, तो 1993 में। ये हम लोगों को ध्यान देना है। कब, 28 सितंबर, क्या है, 28 सितंबर 1993 में। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और उसके बाद में क्या किया गया कि इसको पूर्ण रूप से मानव के अधिकारों के लिए पूरे भारत में इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 27 है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग, कह रहा है कि फंजाई, जिसको हम लोग कवक कहते हैं, किसके, फंजाई या कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है, जिसको हम लोग फंगस कहते हैं, किसके द्वारा, फंगस के द्वारा, फंगस के कारण कौन सा रोग होता है, इसमें से हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें से हमारा फंगस के द्वारा दाद होता है। क्या होता है, दाद होता है, जिसको हम लोग रिंग वार्म कहते हैं। क्या होता है, दाद होता है, जिसको हम लोग रिंग वार्म के नाम से जानते हैं। ये हम लोगों को पता है कि ये गोला आकार का हो जाता है, इसलिए रिंग इसको बोला जाता है। और ये किससे संबंधित बीमारी है, तो ये त्वचा से संबंधित बीमारी है। किससे, त्वचा से संबंधित बीमारी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये इसको हम लोग डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं। किसको, डर्मेटोफाइटोसिस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है हम लोगों का कि 2016-17 के अनुसार चीनी उत्पादन, कह रहा है 2016-17 के अनुसार चीनी उत्पादन एवं आउटपुट मतलब निर्यात में 1/3 से अधिक किस भारतीय राज्य का क्षेत्र हो गया है। तो हम लोगों को ध्यान देना है, चीनी उत्पादन में 16-17 का डाटा पूछ रहा है, कौन था उस समय। तो हम लोग को ध्यान देना है, चीनी उत्पादन में उस समय था उत्तर प्रदेश। कौन था, उत्तर प्रदेश। और बीच में भी हो गया था महाराष्ट्र, लेकिन अब फिर 2023-24 में, कब, 2023 और 24 के अनुसार हम लोगों को ध्यान देना है। जो अभी हम लोग 22 में पढ़ रहे थे महाराष्ट्र, अब हम लोग को ध्यान देना है चीनी, किसमें, चीनी और प्लस गन्ना, गन्ना उत्पादन में दोनों में कौन आ गया है, अपना यूपी नंबर 1 पर हो गया है। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों को देखना है कि भारत के संविधान, कह रहा है कि भारत के संविधान का मूल दस्तावेज डॉट डॉट के द्वारा हस्ताक्षरित है। मतलब भारत के संविधान का जो मूल दस्तावेज है वो किसके द्वारा हस्ताक्षरित है, किस पे, किसने हस्ताक्षर किया है। तो हम लोगों को ध्यान देना है, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी ने। किसने, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी ने। क्योंकि जो हमारा मूल संविधान है, जो मूल संविधान हस्तलिखित जिसको हम लोग कहते हैं, उसको अंग्रेजी की मूल प्रत को किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा जी ने। तो इन्होंने ये कहा था इसके बदले में, इसके बिहार में हम कोई पैसा है उसको हम नहीं लेंगे, बल्कि पूरे संविधान पर जो प्रतियां हैं उस पर हम हर प्रति पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। इसके लिए इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने कहा था। इसीलिए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित है, किसके द्वारा लिखित गया है। तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। हम लोग को ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विटामिन सेवन, क्या कह रहा है कि हम लोग को ध्यान देना है कि विटामिन B7 क्या है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम पूछ रहा है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि जो विटामिन B7 है, जो विटामिन B7 है, इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। क्या है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटिन। ये हम लोगों को ध्यान देना है, रासायनिक नाम क्या है विटामिन B7 का, बायोटिन है। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है जो आपका पेंटाथेनिक अम्ल है, इसको हम लोग विटामिन B5 कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन B5 भी कहते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है, पेंटाथेनिन अम्ल जो है इसको विटामिन B5 कहते हैं। और जो ये बायोटिन होता है इसको B7, विटामिन B7 कहा जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। जो स्कारबिक एसिड होता है ये विटामिन C होता है। क्या होता है, विटामिन C। ये हम लोग को ध्यान देना है। और जो आपका फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल होता है इसको B9 हम लोग कहते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है हम लोगों का कि हॉकी के महान नायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। ये हम लोग को ध्यान देना है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया है 1905 में। कब, हम लोगों को ध्यान देना है 29 अगस्त क्या है, 29 अगस्त 1905 में हुआ था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इन्हीं के जन्म से ही 29 अगस्त को हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, किसमें, खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का कि मुंशी प्रेमचंद, क्या कह रहा है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, हम लोगों को ध्यान देना है।
मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। कब हुआ था? तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि 1800 लगभग 1880 के आसपास 1880 ईस्वी में हुआ था। 1880 ईस्वी में हुआ था। ये हम लोग को ध्यान देना है। इनकी जो है प्रेमचंद जी की बहुत ज़्यादा फेमस उपन्यास हैं, बहुत ज़्यादा। हम जैसा हम लोगों को पता है गबन है, क्या है? गबन है, गोदान है, कर्मभूमि है और रंगभूमि है, सेवा सदन, इस प्रकार के कई इनके जो उपन्यास हैं बहुत फेमस हैं इनकी कृतियाँ। तो हम लोग को याद रखना है इनका जन्म कब हुआ था। चूँकि हाई स्कूल इंटर में हम लोग बहुत पढ़े हैं। तो 1880 ईस्वी में हुआ था और ये लगभग बनारस में, मतलब बनारस में 1880 ईस्वी के पास पैदा हुए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो हम लोग को ध्यान देना है सबसे पुराना विश्वविद्यालय हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चूंकि इसमें विश्वविद्यालय करके पूछा हुआ है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो हम लोग को पता है कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। कब? 1887 ईस्वी में हुआ था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी बनारस जिसको हम लोग कहते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 में। कब? 1916 ईस्वी में हुई थी। ये हम लोग को ध्यान देना है। और जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1920 में। कब? 1920 में हुई थी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। एक चीज़ मित्रों हम लोगों को यहाँ पर देखना है, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसका पहले नाम, जब ये विश्वविद्यालय नहीं था, जब ये केवल कॉलेज था, तब इसका नाम था एंग्लो इंडियन, मतलब एंग्लो मुस्लिम, कहने का मतलब कॉलेज करके था। तब ये इसकी स्थापना 1877 में हुई थी। लेकिन तब ये एंग्लो मुस्लिम करके केवल कॉलेज था, ये विश्वविद्यालय नहीं था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ये विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में 1920 में हुआ। नहीं तो अगर केवल पूरा कॉलेज भी करके पूछता, विश्वविद्यालय ना लिखता, तो हम लोग इसको मार सकते थे ए वाला। लेकिन यहाँ पर विश्वविद्यालय पूछ रहा था। ये भी 1920 में विश्वविद्यालय बना था। और जो ये महात्मा गांधी विश्वविद्यालय या महात्मा गांधी विद्यापीठ करके इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश की किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट, ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो हम लोगों को ध्यान देना कन्नौज को। किसको? कन्नौज को। क्योंकि हम लोग को ध्यान देना है जो ग्रास या ग्रासे लिखा रहता है, ये एक शहर है फ्रांस का। ग्रास एक फ्रांस का शहर है जो पूरी दुनिया में किसके लिए फेमस है? तो पूरी दुनिया में इत्र के लिए, सेंट के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं इत्र के लिए फेमस है। तो पूरी दुनिया में इसको इत्र की राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? इत्र की राजधानी कहा जाता है। इत्र की राजधानी किसको कहा जाता है? तो ग्रासे, ग्रासे या ग्रास हम लोग कह सकते हैं। ग्रासे एक फ्रांस का शहर है, उसको पूरी दुनिया में इत्र की राजधानी कहा जाता है। तो ईस्ट में या भारत में सबसे ज़्यादा कन्नौज जो है इत्र के लिए फेमस है। इसलिए ग्रास ऑन द ईस्ट मतलब पूरब का ग्रास किसे कहा जाता है? ग्रासे। तो हम लोग को ध्यान देना है कन्नौज को कहा जाता है, क्योंकि भारत में यहाँ पर इत्र सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 हम लोगों का कि कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि, क्या है? थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग को ध्यान देना है कौन सा? भूटान है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सी पर्वत चोटियाँ और वहाँ पर कई तरह से तूफान वगैरह आते रहते हैं, जिसको भूटान को, जिसके कारण थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। ये हम लोग को ध्यान दिए रहना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है हम लोगों का कि काजुओ, कह रहा है कि काजुओ इस गुरु ने 2017 में किस अनुशासन के लिए, मतलब किस क्षेत्र में, कहने का मतलब है, नोबेल पुरस्कार जीता था? ये हम लोग को ध्यान देना है। तो किसके लिए जीता था? साहित्य के लिए। 2017 में काजुओ इसुगु ने किसके लिए? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। ये हम लोग को ध्यान देना है। अब हम लोग को ध्यान देना है 2023 में, जो 24 में पूछा जा सकता है 2023 का, चूँकि जो लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास ये नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि 2023 में साहित्य के लिए अगर किसी को मिला था, 2023 में साहित्य के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो हम लोग को ध्यान देना है जॉन फॉसे। कहाँ के? ये एक राइटर हैं जॉन फॉसे।
जॉन फॉसे, इनको साहित्य 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के। कहाँ के? नॉर्वे के रहने वाले हैं। इनकी बहुत प्रमुख रचना है, क्या है? रेड एंड ब्लैक। क्या है? रेड एंड ब्लैक करके है। इसी के लिए इनको क्या किया गया है? नोबेल पुरस्कार मिला है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, ज़्यादा फेमस था इनके इसी राय मतलब रचना की है। तो हम लोगों को 2023 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, पाकिस्तान सेनेट कह रहा है कि पाकिस्तान सेनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी? 2017 का 17-18 का ये करंट का क्वेश्चन था, तो इसलिए 18 में आया हुआ है, हम लोगों को ध्यान देना है। कह रहा है कि पाकिस्तान सेनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी? हम लोगों को ध्यान देना है। तो पहली महिला नेता इनकी कौन थी? सैरी रहमान थी। कौन थी? सैरी रहमान थी। वो उस समय का करंट का है, अब इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 है हम लोगों का कि साधक तकनीक, क्या है? साधक तकनीक वाली भारत की क्रूज मिसाइल क्या कहलाती है? जो साधक तकनीक वाली क्रूज मिसाइल है भारत की, साधक क्या, इसको हम सब लोग सही से लिखते हैं तो ये लिखा जाता है सीकर तकनीक। क्या बोलते हैं? सीकर तकनीक। सीकर एक टेक्नोलॉजी है, तो इसको हम लोग सीकर तकनीक वाली भारत की कौन सी मिसाइल है हम लोगों को ध्यान देना है। भारत की क्रूज मिसाइल तो ब्रह्मोस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रह्मोस हो जाएगी। जैसा कि हम लोग को पता है ब्रह्मोस जो है भारत की ब्रह्मपुत्र, क्या है? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी प्लस रूस की मास्कोवा नदी, क्या है? मास्कोवा नदी को मिलाकर इसका नाम क्या रखा गया है? ब्रह्मोस रखा गया। ये हम लोगों को ध्यान देना, इसका नाम क्या है? ब्रह्मोस रखा गया है। और ये एक क्रूज मिसाइल है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए इस प्रकार से हमारा जो 38 क्वेश्चन था लगभग इस सेट का, उसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग लगातार अध्ययन करते रहे, जितने सेट हो गए, तो हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड वाले हैं। और एक आंकड़ा भी पता चल रहा है कि करंट में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो जा रहे हैं। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए मित्रों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे मित्रों। जय हिंद, जय भारत।